इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स का इंट्रोडक्शन। आज देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 12 एंड आर्टिकल 13। आर्टिकल 12 जो है वो स्टेट की डेफिनेशन देता है। ये बताता है कि स्टेट क्या होता है, क्योंकि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो एनफोर्सेबल होते हैं अगेंस्ट द स्टेट। यानी ये कौन कौन सी बॉडीज़ हैं, कौन सी अथॉरिटीज़ हैं जिनके द्वारा अगर हमारे फंडामेंटल राइट का ब्रीच होता है तो हम उनके अगेंस्ट केस फाइल कर सकते हैं, हम उनके अगेंस्ट कोर्ट जा सकते हैं, इवन हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं अगर ये अथॉरिटीज़, ये जो बॉडीज़ हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज करती हैं। तो कौन सी हैं वो बॉडीज़? आर्टिकल 12 कहता है स्टेट इंक्लूड्स गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट, गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट्स, ऑल लोकल अथॉरिटीज़ एंड ऑल अदर अथॉरिटीज़। ऑल लोकल अथॉरिटीज़ में जो ग्रास रूट लेवल पे हमारी अथॉरिटीज़ हैं, जैसे कि म्यूनिसिपैलिटीज़, पंचायत, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, ये जो अथॉरिटीज़ हैं ये भी स्टेट हैं। एंड ऑल अदर अथॉरिटीज़, अदर अथॉरिटीज़ में कुछ आपकी स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज़ हैं, कुछ आपकी नॉन स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज़ हैं। स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज़ वो अथॉरिटीज़ होती हैं जिनको बनाने के लिए किसी लॉ को पास किया गया हो, और नॉन स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज़ जो बिना किसी लॉ के पास किए हुए ही बनाई गई हैं। तो ऑल अदर अथॉरिटीज़ में आ जाएगा आपका LIC, ONGC, सेल, ये जो अथॉरिटीज़ है ये भी आर्टिकल 12 के अंडर फॉल करेंगी। आर्टिकल 12 जो है वो पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में गारंटीड है, आर्टिकल 12 से लेके 35। इसीलिए आर्टिकल 12 और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये खुद भी एक फंडामेंटल राइट है और ये भी बताता है कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो कहाँ एप्लीकेबल होंगे। आर्टिकल 12 की जो डेफिनेशन है स्टेट की, इसको यूज़ किया जाता है इंडियन जुडिशरी के द्वारा अपने लैंडमार्क जजमेंट्स देने के लिए। बहुत से जजमेंट्स में जुडिशरी ने बताया है कि जो टर्म लोकल और जो अदर अथॉरिटीज़ हैं, इसमें आपकी वो एंटिटीज़ भी आ जाती हैं जो एंटिटीज़ कोई ना कोई पब्लिक फंक्शन परफॉर्म कर रही हैं, या फिर वो एंटिटीज़ जो कि गवर्नमेंट के कंट्रोल में हैं। पूरी तरीके से अगर कंट्रोल में नहीं है, कुछ परसेंटेज अगर गवर्नमेंट कंट्रोल है, तो भी वो आपके आर्टिकल 12 में स्टेट ही कहलाएंगी और हम उनके अगेंस्ट केस फाइल कर सकते हैं अगर वो हमारे फंडामेंटल राइट्स का ब्रीच करती हैं। देखते हैं आर्टिकल 13 क्या कहते हैं। लॉज इनकंसिस्टेंट विथ फंडामेंटल राइट्स, अगर कोई लॉ फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है तो उसका क्या होगा? ऑल लॉज दैट आर इनकंसिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन ऑफ एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स शैल बी वॉइड। तो कोई भी ऐसा लॉ जो कि आर्टिकल 13 के अकॉर्डिंग कोई भी ऐसा लॉ जो कि फंडामेंटल राइट के इनकंसिस्टेंट है और इन डेरोगेशन है, तो हम उसे वॉइड कर सकते हैं, यानी हम उसे डिलीट कर सकते हैं, उसके प्रोविज़न्स को डिलीट कर सकते हैं। अच्छा, अगर कोई एक्ट बना दिया गया है, उसके कुछ प्रोविज़न्स या फिर एक आधा प्रोविज़न जो है वो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट में जा रहा है, तो उसके लिए हम पूरा का पूरा एक्ट डिलीट नहीं कर देंगे, उसके लिए सिर्फ उस प्रोविज़न को उस एक्ट से हटा दिया जाएगा। यहाँ पे सिचुएशन आपकी दो होती हैं, एक है कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले की और एक कॉन्स्टिट्यूशन के बाद की। तो अगर कोई भी ऐसा लॉ कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले एग्जिस्ट कर रहा था जो कि फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज करता है, फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट में है, तो ऐसे लॉ को अलाउ नहीं किया जाएगा, उसको डिलीट कर दिया जाएगा। और रही बात कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद, तो आर्टिकल 13 में ऐसा लिख दिया गया है कि ऐसे किसी भी लॉ को नहीं बनाया जाएगा जो कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट में जाता है। तो अब लॉ क्या होता है? आर्टिकल 13 में ये भी बता दिया गया है कि हम किसे लॉ कहें। जो आपके परमानेंट लॉज हैं इनेक्टेड बाय सेंटर एंड स्टेट, जो आपका पार्लियामेंट के बनाया हुआ कोई लॉ, स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा बनाया हुआ कोई लॉ, उसे हम लॉ कहेंगे। टेम्परेरी ऑर्डिनेंस बाय द प्रेसिडेंट ने अगर कोई ऑर्डिनेंस पास किया है और इन फ्यूचर उस ऑर्डिनेंस को लॉ बनाया जा रहा है, तो उसको भी हम लॉ ही कहेंगे। एंड स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट और डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, कभी कभी क्या होता है पार्लियामेंट के पास बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, तो वो अपने लॉ मेकिंग प्रोसेस को ट्रांसफ़र कर देते हैं एग्जीक्यूटिव को। तो एग्जीक्यूटिव के द्वारा जो लॉ बनाया जाता है उसको हम डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कहते हैं। तो उनके द्वारा भी जो लॉ बनाया जाएगा उन्हें भी अपने फंडामेंटल राइट्स को ध्यान में रखते हुए ही लॉ को बनाना है। तो जैसे ऑर्डर हो गए, कस्टम्स, यूसेज, ये सब आपकी लॉ
की डेफिनेशन में ही आएंगे। केशव नंदा भारती केस 1973 में आया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उसको भी चैलेंज किया जा सकता है इस ग्राउंड पे कि अगर वो फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है। और फंडामेंटल राइट जो है बेसिक स्ट्रक्चर है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसलिए ऐसे लॉ को भी हम वॉइड डिक्लेयर कर सकते हैं अगर वो फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन कर रहा है तो।